फिजिक्स में है चैप्टर नंबर 2। मोशन। तो फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है क्या है? मोशन। मोशन का मतलब क्या होता है? गति। और गति का मतलब जनरल सेंस में अगर देखेंगे तो हमारे आम जीवन में हर जगह पर गति है। देखो दो बात होता है, गति का वर्णन जब करने के लिए जाएंगे दो बातों जो होती है, एक तो गति तो पढ़ना ही है, और गति को तब तक समझ नहीं सकते हैं जब तक विराम के बारे में बात ना किया जाए। किसके बारे में? इसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं रेस्ट। विराम को हिंदी में क्या बोलेंगे? रेस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो ये दोनों बात को पहले समझना है कि मोशन मतलब क्या होता है, यानी गति मतलब क्या होता है, रेस्ट यानी कि विराम का मतलब क्या होता है। समझो, आम जीवन में गति का मतलब है कि कोई वस्तु हिल डुल रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, तो इसको हम लोग जनरल सेंस में क्या बोलते हैं? गति। गति का कुछ उदाहरण अगर देखेंगे आम जीवन में, जैसे कि हवा चलता है तो पेड़ का पत्ता हिलता है, तो पेड़ का पत्ता क्या है? गति में है। जैसे हम बाइक से या मोटर कार से एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो ये भी मोटर कार क्या होता है? उस समय गति में होता है। इसके अलावे नदी का जल एक जगह से बह करके दूसरे जगह जाता है, तो वो जल जो है क्या है? गतिशील है। हमारे शरीर के अंदर खून का बहाव निरंतर होता रहता है सिराओं और धमनी में, तो वो भी ब्लड जो है वो किसमें है? गति में है। जब दौड़ते हैं तो हम किसमें होते हैं? गति में। तो ये सब गति का तुम्हारा उदाहरण जनरली हो गया। गति का मतलब गतिशील होना, समझ रहा है बात? गति का मतलब कुछ गति ऐसा होता है जिसमें गति का पता नहीं चलता है। जैसे हमारे शरीर में जो ब्लड वेसल्स में खून का बहाव निरंतर होता रहता है, लेकिन हम देखते नहीं रहे खून बह रहा है, नहीं बह रहा है ना। अच्छा, गति बेसिकली दो प्रकार, एक तो ऐसा है कि हमारे शरीर के अंदर में गति हो रहा है, उसको हम नहीं देखते। एक गति हो रहा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाना, एक स्थान से, जैसे पेड़ पौधा के अंदर भी गति होता है, जल का बहाव होता है। जो भोजन बनाता है पत्ते में, पत्ता से शरीर के यानी कि पौधे के अलग अलग भागों में भोजन का स्थानांतरण होता है, तो ये दोनों प्रक्रिया होता है। तो गति तो वहां भी है, लेकिन गति हमको दिखाई नहीं देता है। पेड़ पौधा ऐसा तो गति नहीं करेगा, यहाँ है कूद के यहाँ आगे, ऐसा नहीं होता है। तो पेड़ पौधा में ये वाला गति नहीं होता है। वो हम जनरली जो है मनुष्य में, जानवरों में और व्हीकल्स वगैरह में हम एक जगह से दूसरे जगह जाने वाला गति कर सकते हैं। नहीं, इसके अलावा और भी देखेंगे, सूरजमुखी का देख लो। सूरजमुखी ऐसे खड़ा है, सूरज ऐसे है, तो ऐसे घूम जाएगा। जिधर जिधर सूरज जाएगा सूरजमुखी भी उधर उधर जाएगा। तो ये क्या हुआ तुम्हारा? ये भी तो एक प्रकार का गति ही है। समय के साथ देखो, गति का मतलब है समय के साथ स्थिति में बदलाव। गति का मतलब समय के साथ स्थिति में बदलाव। समय के साथ, जैसे यहाँ पर है, अभी टाइम नोट करो, कुछ हो रहा होगा, हम ऐसे ऐसे करते करते आगे, यहाँ देखो कुछ 1-2 सेकंड हो गया होगा, तो मतलब एक समय में वहां फरते, दूसरे समय में हम यहाँ पर आगे, मतलब क्या हो गया? समय के समय बदला और हमारा स्थान भी क्या बदल गया। अच्छा, अभी समय नोट करो, कितना भी बज रहा उससे बात नहीं है। अब फिर से नोट करो, वहीं के वहीं खड़े, मतलब हम गति में नहीं है, अभी नहीं है ना। अरे अभी हम मान लो 5 सेकंड तक खड़े रहे, अब इस 5 सेकंड में बोलो, तो 5 सेकंड में हमारा गति कुछ भी नहीं है। तो गति का मतलब होता है कि किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष, अगर किसी वस्तु की स्थिति में बदलाव होता है तो वो गति में होता है। क्या होता है? गति में होता है। अगर किसी समय के साथ किसी वस्तु में कोई बदलाव नहीं होता है, स्थान परिवर्तन नहीं होता है, तो वह गति में नहीं होता है। गति को ऐसे तो हम बता दिए कि गतिशील है, समय के साथ अगर स्थान बदल रहा है तो क्या है? गतिशील है। ये इतना ये भी नहीं है कि थोड़ा सा यहाँ पर एक लोचा वाला पॉइंट है। लोचा वाला पॉइंट क्या है? एक आदमी ट्रेन में बैठा हुआ है, कहाँ पर? ट्रेन में बैठा हुआ है। अब वो गति में है या नहीं है? मतलब ट्रेन में बैठा हुआ है, ट्रेन चल रहा है, गति में है कि विराम में? अब वो आदमी विराम में भी है और गति में भी है, यही तो दिक्कत वाली बात है। गति और विराम इस पर निर्भर करता है कि किस वस्तु से हम तुलना कर रहे हैं। सापेक्ष बिंदु क्या है हमारा? सापेक्ष बिंदु मतलब एक बिंदु है,
इस बिंदु की तुलना में हम देखेंगे कि हम गति में हैं या विराम में हैं। इस बिंदु की तुलना में हम देखेंगे कि हम गति में है या विराम में। सपोज एक ट्रेन के अंदर जो है ना बैठा हुआ है आदमी। ट्रेन ऐसा होता है कुछ, ट्रेन का डब्बा नहीं, मान लो यहाँ पर जो है एक आदमी बैठा हुआ है और यहाँ पर जो है दूसरा आदमी बैठा हुआ। एक डब्बा बनाए, सारा डब्बा थोड़ी बना देंगे। तो यहाँ पर जो है ना एक आदमी बैठा है, यहाँ पर। अब तुम बोल रहा होगा शरीर का है, शरीर खिड़की के नीचे है। नहीं, सब कुछ थोड़ी आज खिड़की से बाहर देख सकता है, इधर बंद है ना। समझो बात को। ये मान लो कि इस ट्रेन के बाहर जो है ना ये पेड़ पौधा होगा, क्या होगा? नहीं, ये पेड़ पौधा होगा, पेड़ पौधा होगा ये। तो कहने का मतलब है ये ट्रेन अभी चल रही है, इसका मतलब जो है यह ट्रेन के अंदर में जो आदमी है इस पेड़ की तुलना में गति में है। पेड़ के सापेक्ष किस में है? गति में है। अगर पेड़ की तुलना में देखेंगे तो ट्रेन भी गति में है और यह आदमी भी गति में है। समझ रहा है बात? लेकिन अगर हम देखेंगे इस आदमी की तुलना में इस आदमी को, तो ये इस आदमी की तुलना में यह आदमी विराम में है। समझ रहा है बात? अगर हम ट्रेन के अंदर में ही बात करें कि ये आदमी यहाँ पर बैठा है, ये आदमी यहाँ पर बैठा है, तो इस दोनों आदमी को एक दूसरे के सापेक्ष, ना समय के साथ इसका स्थान बदल रहा है ना इसका स्थान बदल रहा है। समझ रहा है? इस व्यक्ति का स्थान बदल रहा है, समय के साथ नहीं बदल रहा है। लेकिन अगर इस आदमी का गति बताए कि इस पेड़ की तुलना में, तो पेड़ तो ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, पेड़ से दूर जा रहा है। तो यहाँ पर पेड़ की तुलना में ये दोनों आदमी गति में है, लेकिन एक दूसरे की तुलना में विराम में है। समझ रहा है बात? मान लो तुम सो गया, हम बोले तुम विराम में है कि गति में है? विराम में। किसके तुलना में? पृथ्वी के तुलना में। पृथ्वी के तुलना में तुम विराम में है। लेकिन अगर हम तुमको बोले सूरज के तुलना में, देखो सूरज यहाँ पर है, ये पृथ्वी, इसके ये एक होता है पथ, इस पर पृथ्वी, ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर तुम कहीं पर ये सोया हुआ है। नहीं, पृथ्वी पर तुम कहीं पर सोया हुआ है। तो अगर पृथ्वी की तुलना में बोले तो तुम क्या होगा? विराम में होगा। लेकिन सूरज की तुलना में तुम घूम रहा है ना, गति में। तो कहने का मतलब है विराम या गति इस पर निर्भर करता है कि किसके तुलना में हम बात कर रहे हैं। एक ही वस्तु एक वस्तु की तुलना में सापेक्ष में विराम में हो सकता है, दूसरे वस्तु के सापेक्ष में गति में हो सकता है। थोड़ा सा इसलिए बोलिए कंफ्यूजिंग मैटर है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, समझ में आ गया विराम क्या है, गति है। विराम का मतलब है कि वस्तु जब समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तन नहीं करता है तो विराम में होता है। समय के साथ वस्तु एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष जब अपना स्थान परिवर्तन करता है, स्थिति में परिवर्तन करता है, तो उसको गति में कहा जाता है। समय बदल रहा है, समय बढ़ रहा है और स्थिति में भी परिवर्तन हो रहा है, गति हो जाएगा। समय बदल रहा है, बढ़ रहा है, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वो हो जाएगा विराम में हो जाएगा। अब इस चैप्टर में जो देखना है ना, हमको सरल रेखीय गति देखना है। क्या देखना है? सरल रेखीय क्या देखना है? लीनियर मोशन। क्या देखना है? सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति का उदाहरण क्या? उधर गति अलग अलग प्रकार का होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार रास्ते पर गति कर रहा है तो उसको हम लोग वृत्तीय गति बोलते हैं। पहले भी कभी बताए होंगे, पांचवा छठा भी पढ़ाए हैं कि अगर मान लो ये वृत्त है, इस पर चारों तरफ अगर हम घूम रहे हैं तो ये कौन सा गति हो गया? वृत्तीय गति हो गया। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल सीधा रेखा पर जा रहा है, नहीं, जैसे तुम खड़ा है, कोई आया पिस्टल निकाला, नहीं, अब तुमसे पूछा तो तुम मर जाएगा, पूछेगे कैसे? नहीं, ये प्लान कैंसिल कर दो। नहीं, इसमें सामने वाला मर जाएगा तो पूछेंगे कैसे, किससे कौन सी गति है, तो पता तो होना चाहिए ना। चलो, तुमको खड़ा किए, अब हाँ ये भी है, बता देगा भाई ये भी कौन सा गति है। नहीं तो पिस्टल के स्थान पर चेंज करते, वो
मेला उला में गुब्बारा फोड़ने वाला बंदूक नहीं होता है, उससे मारेंगे तो उससे थोड़ा चोट लगेगा, नुकसान नहीं होगा। तो उस बंदूक से मारेंगे तो उस बंदूक से निकल करके जो भी गोली है वो जो तुम्हारे शरीर को हिट कर रहा है वो कौन सा गति है? लीनियर मोशन है, रेखिक गति है, क्योंकि वो बिल्कुल सीधा जाएगा। कैसा जाएगा? सीधा जाएगा, बिल्कुल सीधा। रोड पर, सड़क पर जो कार चल रहा है वो कौन सा गति है? रेखीय गति है। जो ऊपर से कुछ गिराते हैं नीचा वो कौन सा गति है? मान लो छत पर से खुद कूदा, 10 मंजिला छत है, ऊपर से कूदा, कौन सा गति होगा? बचेगा तो नहीं बताएगा कौन सा गति। पता चला गति के चक्कर में खुद गतिशील हो जाएगा है। एक बात बताओ, एक आदमी को चढ़ा देगा ऊपर में, बोलेगा ऊपर से गिरो, कूदेगा नीचे, नीचे आएगा, 10 मंजिला इमारत है। अब उससे पूछेंगे कौन सी गति है, वो तो विराम में चला जाएगा। उसे फुल स्टॉप लग गया। नहीं, वो तो पूरी विराम में चला जाएगा। तो गति क्या बताएगा वो? तो लीनियर मोशन का मतलब होता है सरल रेखीय गति। जब गति जो है बिल्कुल सीधा होता है, कोई वस्तु जब बिल्कुल सीधा चलता है तो वो लीनियर मोशन या सरल रेखीय गति कहता है। इसके अलावा पढ़ाए थे दोलन गति भी पढ़ाए थे। जब एक बिंदु के आसपास ही गति होता है तो दोलन गति होता है। जैसे दीवार घड़ी के पेंडुलम की जो गति होता है वो दोलन गति है। जिससे झूला की गति है वो कौन सा गति है? दोलन गति है। इसको क्या बोलते हैं? दोलन गति बोलते हैं। बाकी हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? लीनियर मोशन ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? देखो, सरल रेखीय गति का वर्णन करने के लिए क्या होना चाहिए? दो बातों की जानकारी होना चाहिए। पहला, एक तो हमको निर्देश बिंदु का पता होना चाहिए। अब ये होता क्या भी बता रहे। दूसरा है दूरी पता होना चाहिए, निर्देश बिंदु से दूरी पता होना चाहिए। और दूसरा है हमको दिशा का पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? किसी वस्तु की स्थिति बताएंगे तो कैसे बताएंगे? अभी हम तुमसे पूछे, कोई फोन करता है, फोन पे बात, क्या मतलब बाहर से आ रहा है, किसी का चचा भतीजा आ रहा है बाहर से, नहीं, या जो भी है, मामा मामी है, जैसे अभी शादी में जा रही है, नहीं तो हाँ, तो फोन करके पूछेगा उधर से कहाँ पहुंच गई हो, तो बताएगी ना यहाँ पर। कहाँ पर है? तो कोई जगह का नाम बोलेगी ना। नहीं यार, तुम हसनपुर जाओ या कहीं मार्केट जाओ, वहां से रिटर्न होते समय पूछेगा तो तुम क्या बताएगा? बोलेगा राजघाट में है, आतापुर में है, हसनपुर बाजार में है। या हसनपुर में कोई तुमसे पूछेगा, हसनपुर में पहुंच करके हम भी हसनपुर आए हुए, बताओ का है, तू बोलेगा स्टेशन पर है। कहाँ पर है? ये जो स्टेशन है ना, ये क्या है? निर्देश बिंदु। क्या है? निर्देश बिंदु। या उसको ये भी बोल सकता है कि स्टेशन से हम 5 मीटर दूरी है पश्चिम में, ये भी बोल सकता है। तो स्टेशन क्या है? निर्देश बिंदु है। देखो, गति को बताने के लिए या स्थिति, किसी वस्तु की स्थिति बताने के लिए दो बातों का जानना जरूरी है। एक तो निर्देश बिंदु, दूरी, और तीसरा बात है दिशा। एक निर्देश बिंदु मतलब कहाँ से हम बात कर रहे हैं। अगर ये बात नहीं बोलेंगे तो कोई आदमी तुम तक पहुंच ही नहीं सकता है। तो निर्देश बिंदु जिस स्थान के सापेक्ष हम लोग बताते हैं गति को। दूसरी बात है कितनी दूर, और फिर है दिशा। ये दो बातों का जानकारी होना जरूरी है। समझना, आगे हम बता रहे हैं। अच्छा, दिशा की जानकारी के लिए क्या जानकारी होना चाहिए? दिशा की जानकारी के लिए एक तो तुम्हारा ये पता होना चाहिए, ये एक्स अक्ष वाई अक्ष पता होना चाहिए। नहीं तो ये कई बार बताए हुए हैं, तो ये पता होना चाहिए। बाकी इधर जो वैल्यू होता है वो प्लस में होता है, इधर वैल्यू होता है माइनस में होता है, ऊपर प्लस में होता है, नीचे प्लस में होता है। नहीं तो ये इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? तो एक तो ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए, हालांकि ग्राफ के बारे में इसी चैप्टर में आगे चल के डिटेल में पढ़ना है। दूसरा हमको पता होना चाहिए दिशा के बारे में, भौगोलिक दिशा। तो अगर भौगोलिक दिशा की बात करेंगे कितना होता है? 4, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, ये है हमारा मूल बिंदु। क्या है? मूल बिंदु। ठीक है, अब समझो
अगर हमको दिशा बताना है तो कैसे बताएंगे? हम बोलेंगे मूल बिंदु से कोई वस्तु 4 मीटर की दूरी पर है। देखो, सरल रेखीय गति का वर्णन करने के लिए क्या जरूरी होता है? सबसे पहले तो ये ग्राफ पता होना चाहिए तुमको। दूसरी बात है तुमको दिशा की जानकारी होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों बात पता चल गया। तीसरी बात है कि गति को दर्शाने के लिए, गति को बताने के लिए हमको एक पैमाना लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? पैमाना का मतलब ये है कि मानो मूल बिंदु कुछ भी मान लिए हो, मूल बिंदु से बोल रहे हैं वस्तु जो है ना 10 किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर। अब हम तुमको बोले इस पर बताओ 10 किलोमीटर, तो ये तो तुम्हारा कॉपी है। अब कॉपी पर 10 किलोमीटर दिखा सकता है? 10 किलोमीटर खींच सकता है लाइन? नहीं खींच सकता है ना। तो वहां पर क्या करते हैं कि यहाँ पर पैमाना बनाते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर। क्या पैमाना बना लेंगे? 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर। अब हम बोले कि मूल बिंदु से कोई वस्तु 10 किलोमीटर पर है पूर्व दिशा में। किस दिशा में? पूर्व दिशा में। तो अब देखना कि ये हो गया तुम्हारा 1 2 3 4 5। पूर्व ये हो गया, ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5। तो हम बोले 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर है। इसका मतलब यहाँ पर 2, यहाँ पर 4 6 8 10, ये यहाँ पर कितना डिस्टेंस हो जाएगा? 10 किलोमीटर दूरी हो गया। तो ये एक पैमाना जरूरी होता है, ये हमारी जरूरत के हिसाब से बदलता रहता है। तो ये मूल बिंदु से कितने किलोमीटर पर है? 10 किलोमीटर पर है। ठीक है, हम बोले कोई वस्तु मूल बिंदु से जो है ना उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर पर है। कितने किलोमीटर पर है? या 8 ले लो, कितने किलोमीटर पर है? तो कहाँ जाएंगे? उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर। 2 4 6 8, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये जो है ना कितने दूरी पर हो गया? ये इसकी दिशा बताओ ना। अरे मूल बिंदु से, इसको लिखेंगे क्या? मूल बिंदु से उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर। क्या लिखेंगे? मूल बिंदु से उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर। मूल बिंदु से उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर। कितना दूरी पर हो गया? मूल बिंदु से उत्तर दिशा में कितना किलोमीटर? 8 किलोमीटर। अब समझो कुछ नया बात, कुछ नया बात। अब समझो, सपोज हम इसको ऐसे बना रहे हैं। कैसे? यहाँ पर ये एक एंगल बन रहा है, ये बन रहा है मान लो 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। और यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6। अब समझो हम बोले इस पॉइंट पर बताओ, ये जो बी पॉइंट है ना, बी पॉइंट के लिए हमको बताना है कि दूरी कितना है। कैसे बताएंगे? इस ऐसे नहीं बताते। यहां पर बताने के लिए सबसे पहले क्या बताएंगे कि मूल बिंदु से, ध्यान से देखना, मूल बिंदु से 60 डिग्री 30 डिग्री बन रहा है ना, 30 डिग्री कोण बनाते हुए कितना दूरी पर है? 6 दूना 12 किलोमीटर की दूरी पर। और दिशा होगा हमारा, यहां से देखना 60 डिग्री कोण जो बन रहा है ना, पहले उत्तर लिखेंगे, उत्तर से, और ये क्या है? पश्चिम। उत्तर से पश्चिम, उत्तर से पश्चिम, उत्तर से पश्चिम। इस प्रकार से लिखते हैं कि मूल बिंदु से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 12 किलोमीटर की दूरी तय हो रहा है और दिशा क्या है? उत्तर से पश्चिम में। आगे देखते हैं। आगे अगर देखेंगे, मान लो थोड़ा सा ये हो गया, इसमें देख लेते हैं ना, इसमें आ जाएगा ना, प्लस से माइनस का नाम फर्क है। चलो ये हम लिख देते हैं, ये है पूरब, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। 1 cm बराबर यहाँ पर 2 किलोमीटर है। ठीक है, हम यहां से खींचे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर C पर, मानो C एक बिंदु है, तो C बिंदु के लिए यदि हम दूरी बताना चाहे तो कैसे बताएंगे? मान लो ये कोण है 60 डिग्री। कितने डिग्री का? 60 डिग्री। और ये वो, हाँ, क्या बताएंगे इसको?
मूल बिंदु से 60 60 डिग्री कोण बनाते हुए कितना मीटर? 10 मीटर की दूरी, 10 किलोमीटर किस दिशा में? उत्तर से पूरब। उत्तर से पूरब। देखो यहाँ कौन किधर सटा हुआ है? उत्तर से पूरब। उत्तर से पूरब, ये दिशा बदल जाता है। अब इस कोण को हटा के मान लो इधर हटा देंगे ना, तो ये पूरब से उत्तर हो जाएगा। समझो बात को, तो ये भी बात समझना है। तो ये बात समझ में आ गया। तो गति का वर्णन हम लोग इस प्रकार से करते हैं। आगे देखो, हालांकि ये आगे चल के और डिटेल में आ जाएगा। तो आगे देखो, भौतिक राशि बताए थे 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? मूल भौतिक राशि, आधारी भौतिक राशि। अब भौतिक राशि का एक दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। भौतिक राशि किसको बोलते हैं? वैसी कोई भी राशि जिसको मापा जा सकता है, क्या बोलते हैं? भौतिक राशि। ऐसी कोई भी राशि जिसको मापा जा सकता है, क्या बोलेंगे? भौतिक राशि। और भौतिक राशि जो है वो होता है 2 प्रकार का। कितना प्रकार का? एक होता है सदिश, जिसको बोलते हैं स्केलर, और दूसरा होता है अदिश। क्या होता है? जिसको बोलते हैं वेक्टर। अब ये होता क्या है? अदिश और सदिश क्या होता है? तो हम बोले जिसको मापा जा सकता है वो भौतिक राशि है, और जिसको मापने के लिए सिर्फ परिमाण चाहिए। क्या चाहिए? परिमाण का मतलब समझो क्या होता है? परिमाण का मतलब होता है जैसे 10 केजी, 10 मीटर, नहीं 10 न्यूटन, देखिए, हाँ 10 जूल। तो ये जो तुमको 10 दिख रहा है ये परिमाण है। क्या है? परिमाण। ठीक है, ये जो है दिख रहा है तुमको मात्रक है। क्या है? मात्रक है। तो वैसी राशि जिसको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर। स्केलर, स्केलर। सदिश, अदिश राशि क्या बोलेंगे? उल्टा लिख दिए, ये सदिश होगा ना। हाँ स्केलर, हाँ हाँ ठीक है, स्केलर अदिश है, अदिश सदिश, ठीक है, ये हो गया। तो सिर्फ परिणाम की आवश्यकता होगा उसको अदिश बोलेंगे, और वैसी राशि जिसको बताने के लिए, मापने के लिए परिणाम और दिशा लगेगा। क्या लगेगा? परिमाण और दिशा। उसको बोलेंगे हम लोग सदिश राशि। जैसे अगर अदिश के उदाहरण की बात करें तो ये लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, चाल हो गया। तुम ही बता लो फिर। नहीं होगा ये विस्थापन वेग नहीं होगा ना, जबरदस्ती तुम काहे बोल रही हो फिर? है हाँ, तो ये क्या चाल हो गया। चाल के बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा? और क्या ले सकते हैं? ऊर्जा हो जाएगा, ताप हो जाएगा, समय हो जाएगा। ठीक है, ये क्यों है अदिश राशि कि हम क्या बोले हैं कि सिर्फ परिमाण चाहिए। अब एक बात बताओ, अगर हम समय बताएंगे तो सिर्फ समय बताएंगे कि बोलेंगे 10 सेकेंड उत्तर है कि 10 सेकेंड दक्षिण, ऐसा थोड़ी बताते हैं। ऐसा बताते हैं? तो यहाँ पर सिर्फ परिमाण चाहिए। या फिर दूसरा ताप बताओ, है तो क्या बोलेंगे? 10 डिग्री सेल्सियस उत्तर दिशा में, 10 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जो है दिशा की आवश्यकता नहीं होता है। दूसरी बात है, सदिश राशि वैसा राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों लगता है। उदाहरण के बाद जैसे बल हो गया, बल एक सदिश राशि। क्या है? सदिश राशि। अब बल सदिश क्यों है? बल सदिश क्यों है? क्योंकि इसमें दिशा होता है। दिशा कैसे है कि अगर तुम बल लगाएगा, बल मतलब क्या होता है ना, अभी समझो बल का मतलब होता है खिंचाव या धक्का। किसी वस्तु को जब खींचते हैं या धक्का देते हैं तो उस वस्तु पर बल लग रहा होता है। तो बल अगर लगाएंगे तो किसी दिशा में भी लगाएंगे ना। सपोज किसी व्यक्ति को ही धक्का दे रहे हैं, या तो उत्तर देंगे, दक्षिण देंगे, ना पूर्व देंगे, पश्चिम देंगे, किसी दिशा में तो बल लगाएंगे। ऊपर लगाओ नीचे लगाओ, किसी दिशा में तो बल लगाएगा। तो बल में दिशा भी होता है और कितना जोर से बल लगा रहे मतलब परिमाण भी होता है। तो इस वजह से बल क्या है?
सदिश राशि है। दूसरी बात है वेग, वेग भी एक सदिश राशि है। वेग क्या है? क्योंकि वेग को बताने के लिए हमको दिशा की आवश्यकता होता है। क्या किसकी आवश्यकता है? दिशा की आवश्यकता है। और दिशा कैसे आवश्यकता है? जैसे हम बता दे कि बर्रा चौक से राजघाट 1.5 किलोमीटर पश्चिम में है। किधर है? 1.5 किलोमीटर पश्चिम में। अब समझो जरा कि ये जो 1.5 है ये परिमाण हो गया। क्या हो गया? किलोमीटर ये मात्रक हो गया। और ये जो है दिशा हो गया। तो ये बताने के लिए कि बर्रा चौक से राजघाट कितना किलोमीटर है, ये जो बता रहे, ये क्या बता रहे? वेग बता रहे। क्या बता रहे? वेग बता रहे। देखो यहाँ पर दिशा भी है, परिमाण भी है, मात्रक भी है। मतलब वेग कौन सा राशि है? सदिश राशि है। कैसा राशि है? सदिश राशि है। इसी तरह से हम बात करेंगे त्वरण भी एक सदिश राशि है। त्वरण क्या है? त्वरण क्यों सदिश राशि है? क्योंकि त्वरण में वेग आता है। क्या आता है ना? वेग आता है। और वेग सदिश राशि है, मतलब त्वरण भी क्या होगा? सदिश राशि होगा। तो इस प्रकार से हमको समझ में आता है सदिश मतलब दिशा केवल परिमाण चाहिए, अदिश में दिशा और परिमाण दोनों चाहिए। तो ये हमारा अदिश हो जाएगा और ये हमारा सदिश हो जाएगा। बाकी अदिश और सदिश में अंतर क्या होता है? अदिश और सदिश में अंतर क्या होता है? देखो अभी बताएं, अदिश में केवल परिमाण होता है और सदिश में केवल परिमाण दिशा दोनों होता है। ठीक है। सदिश को क्या कर सकते? ये अदिश राशि को जोड़ा घटाया जा सकता है। ये बीजीय नियम का पालन करता है। बीजीय नियम का मतलब समान अदिश राशि को जोड़ा जा सकता है। ठीक है। समान अदिश राशि को, जैसे कि 3 किलोमीटर है और प्लस 4 किलोमीटर है, दूरी है, तो इसको जोड़ करके 7 किलोमीटर लिख सकते हैं ना। ठीक है। तो ये समान नियम से यानी बीजीय नियम से जुड़ जाता है। लेकिन जो अदिश सदिश राशि है, इसको सदिश योग नियम से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? अब सवाल उठता है सदिश योग नियम क्या होता है? ये जब 11th में जाएंगे वहां पर सदिश का योग, जोड़ घटा गुना भाग सदिश का सब सीखेंगे, तो वहां पर पता चलेगा। फिलहाल सदिश के योग नियम से इसको इसका जोड़ घटा सदिश के योग नियम से किया जाता है। अदिश को व्यक्त करने के लिए किसी विशेष निरूपण की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि हम दूरी को लिखना चाहे तो इसके मान लो ए की दूरी बताना चाहे तो ए की दूरी क्या है? 5 किलोमीटर हम लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सदिश को बताने के लिए मान लो ए सदिश लिख रहे हैं तो इसके ऊपर में एक तीर का निशान लगाना पड़ेगा। समझ रहे हैं? मतलब अदिश को व्यक्त करने के लिए किसी विशेष निरूपण की आवश्यकता नहीं है। सदिश को निरूपित करने के लिए किसकी आवश्यकता होता है? माथे के ऊपर एक तीर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? माथे के ऊपर तीर। क्या 3 बात बताए। देखो अदिश को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण चाहिए, सदिश को व्यक्त करने के लिए परिमाण दिशा दोनों चाहिए। अदिश बीजीय नियम का पालन करता है जोड़ घटा के लिए। सदिश जो है सदिश योग नियम का पालन करता है। तीसरी बात क्या बताए कि अदिश को किसी प्रकार के निरूपण की आवश्यकता नहीं है, कोई विशेष संकेत की आवश्यकता नहीं है। सदिश को व्यक्त करने के लिए माथे के ऊपर में तीर लगाते हैं। अब अदिश और सदिश यदि क्लियर हो गया तो आगे आ जाओ, हम क्या देखते हैं। देखो यहाँ से देखो आगे हमको देखना है, लास्ट टॉपिक है दूरी और विस्थापन। क्या है? समझो गौर से। दूरी का मतलब किसी भी दिशा में हम चल रहे हैं उसको हम लोग दूरी बोलते हैं। गति पथ की लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। जैसे उदाहरण देखो। और विस्थापन का मतलब होता है दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। जैसे ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, कहाँ पर? हाँ, तो ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। मान लो कि यहाँ से देखो, यहाँ से कोई एक जीव जंतु शुरू किया चलना, कोई कीड़ा होगा, कीट होगा। यहाँ से चलते हुए, यहाँ से होते हुए यहाँ आएगा। समझ रहा है? यहाँ से होते हुए यहाँ गया, यहाँ से होते हुए यहाँ गया, और फिर यहाँ से होते हुए मान लो यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से। ठीक है, समझो बात को। यहाँ से चल के यहाँ गया, यहाँ से चल के यहाँ गया, यहाँ से मान लो यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी होगा?
अरे मानो 1 मीटर है, कितना है? ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, और ये भी 1 मीटर। ध्यान से देखना कि ये एक वर्ग है। अब कोई कोई मच्छर है, मानो यहाँ से चलना शुरू किया, हाँ वही, तो ये चलना शुरू किया, चल करके यहाँ से क्या हुआ, ये यहाँ आया, 1 मीटर चला, फिर 2 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर यहाँ पर आने में 4 मीटर लग गया। कितना? 4 मीटर आ गया। कितना दूरी हो गया? 4 मीटर। हम बोल दे कि यहाँ पर दूरी कितना हो गया? 4 मीटर। विस्थापन क्या होगा? विस्थापन देखो, ध्यान से देखना, अगर कोई एक वस्तु यहाँ से यहाँ चला, यहाँ से यहाँ चला, यहाँ से यहाँ चला, फिर से यहाँ पर पहुंच गया, तो इस स्थिति में विस्थापन 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। क्योंकि विस्थापन होता है कि अंतिम बिंदु और माइनस में प्रारंभिक बिंदु। अरे वही ना, तो मानो यहाँ से यहाँ तक गया, यदि ये अंतिम बिंदु क्या आ गया? 0 पर, और प्रारंभिक बिंदु क्या आ गया? 0 पर, तो विस्थापन कितना आ गया? 0 हो गया। इसके अलावा विस्थापन दूसरा तरीका भी है कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब ध्यान से देखना, अगर मानो ये कीड़ा जो है यहाँ चल के यहाँ आया और यहाँ चल के फिर यहाँ आया, अब हम बोले यहाँ से विस्थापन बताओ, तो दूरी तो हो जाएगा तुमको 1 और 1 2 मीटर। अब विस्थापन क्या होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक न्यूनतम दूरी यही ना होगा? न्यूनतम दूरी यही होगा, सबसे छोटा दूरी तो यही होगा ना। तो दूरी यहाँ पर देखो कितना हो गया? 2 मीटर तो ये है। यहाँ से वहां से लेकर के यहाँ तक दूरी कितना हो गया? 2 मीटर। अब विस्थापन की बात करेंगे तो ये चूंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, और ये एक त्रिभुज बन गया। अब पाइथागोरस पर में लगा लेंगे तो कितना निकलेगा? √2 मीटर। ये पूरा कितना निकलेगा? √2 मीटर निकलेगा। दो बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। और भी उदाहरण है, मानो कोई आदमी यहाँ से यहाँ गया, ध्यान से देखना, ए से बी पर गया, मानो ये कितना है? 5 मीटर। कितना है? 5 मीटर। फिर बी से सी तक आ गया, ये 2 मीटर वापस, कितना आ गया? ये 2 मीटर वापस आ गया। यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर। अब हम बोले ए से सी के बीच का विस्थापन कितना होगा? ए से सी का विस्थापन कितना होगा? अरे दो बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी को विस्थापन बोलते हैं। ए से सी का विस्थापन क्या होगा? बचा कितना? यहाँ पर 2 निकल गया, 3 ना बचा। 5 में से तो कितना हो गया? 3। विस्थापन कितना हो गया? और दूरी बोलेंगे तो पहले यहाँ से यहाँ तक गया 5 मीटर, और फिर से 5 और 2 मीटर इधर आया, 7 मीटर। दूरी कितना हो गया? 7 मीटर हो गया। विस्थापन कितना है? 3 मीटर। मतलब विस्थापन और दूरी दोनों अलग अलग होता है। और समझो बात, सबको मिटा दो। जैसे ये तरबूज है, ठीक है, जैसे ABC है, तो यहाँ से कोई वस्तु चलना शुरू किया ए से बी पे आया, बी से फिर सी पर आया, ए से बी पर, बी से सी पर। मानो ये है 5, ये भी 5 और ये भी 5, या अलग अलग भी रख सकते हैं। तो दूरी देखना, दूरी गतिपथ की लंबाई 5 5, मानो ए से चलते हुए बी पर गया, बी से चलते हुए सी पर गया, तो दूरी बराबर क्या होगा? 5 5 10 मीटर चला ना। और विस्थापन बी से सी के बीच, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट किधर गया? हाँ, विस्थापन निकालना है। ये देखो, ए से सी तक दूरी निकाल लिए। ए से सी तक दूरी कितना निकला? 10 मीटर। और ए से सी तक विस्थापन मतलब न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी क्या है? ये ए से सी की न्यूनतम दूरी 5 मीटर है। समझ रहा है? विस्थापन अलग निकल रहा है, दूरी अलग निकल रहा है। इस बात को ध्यान दो, तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये लो, नहीं, जैसे कि ये लो ABCD, मानो ये 3 है, ये 3 है, और ये 4 है। ठीक है, समझो बात को। इधर देखो,
कोई एक आदमी सुनो इधर, कोई एक आदमी यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ आया 3 मीटर, फिर यहाँ से चल के यहाँ गया, कितना हो गया 4 3 7 मीटर, यहाँ से चल के यहाँ आया तो 7 मीटर, ठीक है। यहाँ से चल के यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ तक आ गया, कितना हो गया 7 मीटर। तो दूरी यहाँ पर कितना होगा 7 मीटर। हम बोले सी से ए का विस्थापन बता दो, तो ये जो डिस्टेंस होगा ना, मानो ये है 3 मीटर, कितना, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया 3 मीटर, और ये ए से सी के बीच का क्या हो गया विस्थापन हो गया, क्या हो गया विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होता है। विस्थापन बराबर प्रारंभिक अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। विस्थापन एक सदिश राशि है, इसमें परिमाण दिशा दोनों होता है। दूरी एक अदिश राशि है। दोनों का मात्रा की बात करेंगे तो विस्थापन का मात्रक किलोमीटर है, विस्थापन दूरी दोनों का एक ही मात्रक होता है, मीटर, किलोमीटर या सेंटीमीटर। छोटी दूरी को मापेंगे तो सेंटीमीटर में, उससे बड़ी दूरी है तो मीटर में, उससे बड़ी दूरी है तो किलोमीटर में। तो विस्थापन या दूरी का मात्रक एक ही होता है, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। विस्थापन एक सदिश राशि है, दूरी एक अदिश राशि है। इससे आगे का कहानी अगले क्लास में दिखा जाए।